देती हूँ। हमने कल स्टार्ट किया था हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। Heron's formula is used to find the area of a triangle. Heron's formula हम किस लिए यूज करते हैं? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए, और वो तब लेंगे जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी होती हैं। We have all information about the three sides of a triangle. ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट मुझे दी हुई है, तो उन्हें यूज करके मैं एरिया फाइंड करती हूँ ट्रायंगल का। तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, आपको तीनों साइड्स दी जाएंगी, उन तीनों साइड्स को मैंने विद नंबर शो किया है, A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर। फिर हम करते हैं कि अगर मेरे पास ये तीन साइड्स हैं, आई कैन फाइंड द पेरीमीटर विच इज इक्वल टू A plus B plus C. Heron's formula, the person who found, the mathematician who found, who kind of developed this formula, who kind of found this formula, जिसने पूरा ये derive किया है formula, वो Heron's ने formula ने, Heron ने formula बनाया। उसने कहा कि पहले आप निकालो सेमी पेरीमीटर। क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। और फिर एरिया के फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, क्या लिखेंगे? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और पूरा वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो तभी मैंने आपको नंबर सिस्टम पहले करवाया, पॉलिनोमियल्स ये सब मैं अब बाद में करवाऊंगी, राइट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट। ये सॉल्व करना नहीं आता होगा ना, तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा फेल है, हमें कुछ नहीं पता इसे सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो ये हमारा सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम ये पूरा चैप्टर 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जिसमें है बेस्ड ऑन ट्रेपीजियम, जहां पर आपको ट्रेपीजियम की साइड्स दी होगी और हमें एरिया निकालना है उसका। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, हेरॉन्स फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम, राइट। और वो क्वेश्चन हो सकता है इस बार पेपर में हो चाहे ना हो, दैट डिपेंड्स ऑन बोर्ड की क्या नोटिफिकेशंस आती है। तो अगर हमारा टर्म नॉर्मल हुआ तो आपको ये चैप्टर ये क्वेश्चन होगा और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमने कर लिया था एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, है ना, एडवर्टाइजमेंट वाला। गुड। और मैं पहले आपको अपडेट दे रही हूँ, नेक्स्ट वीक मतलब दिस वीक ओनली 14, 15, 16 मींस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे छुट्टी है। हाँ 17, 18 तो नहीं, हाँ संडे तो होगी। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं ना, 18 मंडे है। ऐसे मैं को हाँ छुट्टी है मंडे, और तुमको मैं मंडे छुट्टी गई थी आपने 18। तो एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। समझ में आ गया हमें इतना? दिस इज माय फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1, 2, 3 की है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब एक बार आएंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। मैं आपको पहले क्या कर रही हूँ, नंबर्स वाली चीजों से फेमिलियर करवा रही हूँ। इस फॉर्मूला को हम पहले अच्छे से जानकर समझकर इसके साथ फ्रेंड्स बन जाएं, उसके बाद इसमें इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, राइट। पहले इसको ही समझ लें, इसको सॉल्व कर लें। तो अभी हमारे पास आ चुकी है मान्या, ज्योति, ऋषिता, शुभी आ गए। ऋषिता नहीं आई ना, आएगी आज। लक्षित, आहिल और ऋषित। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। Question number 3. There is a slide in a park. One of its side walls have been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15, 10 and 6 meters, find the area painted in color. तो कैसे स्विंग बनी हुई है, यहाँ से देखो वो सीढ़ी होगी, होती है ना स्विंग की, ऐसे यहाँ पर एक लैडर सा लगा होता है,
और यहाँ से वो स्विंग ऐसे जाता है। तो जो ये वॉल है ना, यहाँ पर पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है, एक ट्रायंगल करके एक बोर्ड लगा है जिसको आपने पेंट किया है और लिखा है कीप द एरिया ग्रीन एंड क्लीन। और इस वाले ट्रायंगल की साइज आपको दी हुई है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। हिरॉन्स फॉर्मूला स्टार्ट करवाया है, ठीक है, आता है नहीं? चलो लेट्स सी। तो ये 11, 6 और 15 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा स्ट्रिंग बना हुआ है एक पार्क में, उसमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। हमें बताना है कि हाउ मच एरिया इज पेंटेड इन ग्रीन कलर और हाउ मच एरिया इज पेंटेड इन कलर। सो आई हैव टू फाइंड दिस। अगर मैं इसको पेंट करती हूँ उसके लिए कितना पेंट मंगवाऊं, तो आप देखोगे ना, किसी भी अगर आप घर पे कोई भी कारपेंटर का काम होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसको दिखाते हो कि दिस इज द एरिया, तो उसको देखकर वो अंदाजा लगाता है। उसमें अंदाजा लगाने वाली बात क्या होती है, वो काउंट करता है कि कितनी स्पेस है, राइट। इफ आई हैव टू पेंट अ पेंटिंग, मुझे एक पेंटिंग करनी है, एक्रेलिक कलर्स लेके आने होते हैं, तो मैं एक डब्बी लेके आती हूँ। आप क्या कहते हो, नहीं नहीं इस पे तो ज्यादा लगेगा, ये तो बैकग्राउंड है, पूरा कैनवस हो, बैकग्राउंड है, पेंटर्स अगर होंगे तो होता है ना। आपको तो यार येलो कलर एक कैसे चलेगा मम्मा, 2 लेकर आओ। हम क्यों आइडिया लगाते हैं, बिकॉज हमारे पास जितनी स्पेस है, अब अगर वही मेरे पास A4 की शीट होगी तो छोटी सी डब्बी पे चल जाएगी आराम से, है ना। कोई हाफ डब्बा बड़ा होगा वो भी चल जाएगा हमारे पास। तो वही चीज हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, स्पेसेस बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि एक वॉल ऐसे बनी हुई है, उसको पेंट कर रहे हो, तो कितना पेंट लगेगा इसमें, राइट। तो आप देखोगे कितना एरिया इस स्विंग ने ऑक्यूपाई, इस वॉल ने ऑक्यूपाई किया है। और ये क्या शेप बनकर आ रही है वॉल, ट्रायंगल। और ट्रायंगल की साइड्स मुझे दी हुई हैं 11, 6 एंड 15। तो इन्हें यूज करके मैं क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस वॉल के एरिया को निकालने के लिए, जो एक ट्रायंगल फॉर्म में है, मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल की साइड्स मुझे दी हुई है, तीनों साइड्स दी हैं, तो मैं क्या अप्लाई करूंगी, हिरॉन्स फॉर्मूला। तो हमारा हिरॉन फॉर्मूला पहले क्या बोलता है कि जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों साइड्स दी हो, तो पहली चीज हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। चलो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 11 + 6 + 15 डिवाइड बाय 2। 17 + 15, 32 डिवाइड बाय 2 विच इज 16। तो हमेशा जब भी हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, a + b + c by 2। देन वी फाइंड अप्लाई द एरिया फॉर्मूला, जो होता है s × s - a × s - b × s-। तो एरिया क्या हो जाएगा, 16 6 - 11, यस 16 - 6 एंड आहिल समझ में आ गया, हर जी आपको समझ में आ गया, यस मैम, राइट। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो प्लीज मत पूछना, क्योंकि इसको आपको मैथ्स बहुत कुछ सीखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ती है आगे, आपको फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद यू माइट बी एबल टू फाइंड दिस फॉर्मूला, बट हाँ ये मुश्किल ही है निकालना, ठीक है। इसे हायर कॉन्सेप्ट्स, हायर मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स जब हम यूज करते हैं तभी निकलता है, तभी डिराइव हुआ। क्लियर हो गया। अब इसके बाद तो आपकी नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन ही है। अच्छा, आई वांट टू टेक वन टेस्ट आल्सो, नंबर सिस्टम का टेस्ट ले लूं, अब तो इतना रिवाइज हो चुका है ना। हाँ स्पाइरल तो चलो वो तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, जो आपको मेरे को डाउट है वो क्लास के बाद मुझसे पूछना। दिस इज एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको आप 4 × 4 कर सकते हो, 16 को लिखोगे 4 × 4, 5 × 5 × 2 और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट, तो ये 4 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह गया, विच इज 20√2 और यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे, स्क्वायर मीटर है, हाँ जो यूनिट दिया हुआ वही लिख, ठीक है, स्क्वायर मीटर, राइट। ये हमारा एरिया टू बी पेंटेड है ना। और कभी कभी क्या दिया होता है ना, क्वेश्चन ने साइड पे करके लिखा होता है √2 = 1.414, तो आपको क्या करना है,
√2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। You'll have to put the value of √2। कभी भी क्वेश्चन में किसी स्क्वायर रूट की वैल्यू दे दी या कोई भी वेरिएबल यूज किया हुआ है, पाई यूज किया हुआ है, उसकी वैल्यू दी, इसका मतलब आपको उसे सॉल्व करना ही है। समझ में आ गया? आप उसको सॉल्व करोगे ही करोगे। कितना क्लियर हो गया? तो ये अगर दिया होगा तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। टाइम पे आया करो बच्चों, मैं 10 मिनट के बाद मैसेज डाल देती हूँ, जाके मम्मा को बताना कहाँ घूम रहे थे। लेट नहीं आया करो टाइम पर, बेटा इनिशियल का वो 5 मिनट का जो मिस हो जाता है वो मुझे लगता है कि आपका मिस हुआ, आपको पता नहीं फील होता है कि नहीं। ठीक है, लक्षित, आहिल और ऋषिता। अच्छा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट्स है किसी चीज के लिए? राइट, नंबर सिस्टम का टेस्ट आने के बाद लो, आने से पहले जाने से पहले ले लूं, वेंसडे को ले लूं? नहीं, क्यों डरते क्यों टेस्ट से? वेंसडे को छोटा सा टेस्ट है, 5-6 क्वेश्चन डालकर आपको बस क्लास में करवा के उसके बाद ये काम स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, वेंसडे को जाने से पहले एक टेस्ट ले जाते हैं, so that you also know where you stand। और मैं आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वर्कशीट्स दे जाऊंगी ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग दीस 3 days। आप जो सॉल्व कर सकते हो घर पे, मैथ्स से इन टच में रहोगे, ऑफ नंबर सिस्टम ओनली। ठीक है ना, मैंने आपको कोई हैंड आउट तो दिया नहीं नंबर सिस्टम का, सब क्लास में ही काम करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू ऑफ whose sides are। एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है जिसकी 2 साइड्स हैं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और कहा हुआ है इसका पेरीमीटर इज हाउ मच? 42 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या करना है? हाँ, क्योंकि मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला है ना, वो क्या कहता है? S इंटू एस माइनस ए। जब क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए ना, तो देखा करो वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कहा हुआ है तो मतलब वो हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर से है। तो फिर उस क्वेश्चन के उस फॉर्मूला को लिख दो जो यहाँ पर हमने सीखा था। हीरोन्स फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला है, दिस इज वन वे टू रिलेट। कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को ब्रेक किया करो कि वो चैप्टर कौन से लगता है, फिर उस चैप्टर में मैंने पढ़ा क्या हुआ है, आपने एक फॉर्मूला लिख दिया, फिर उस फॉर्मूला में फिल करना शुरू करो। एस इज सेमी पेरीमीटर, व्हाट इज एस? 42/2 which will write as 21, तो ये आ जाएगा 21। फिर मुझे पता है 21 माइनस, एक साइड ले ली 18, दूसरी साइड ले ली 21 माइनस 10, और तीसरी साइड मुझे चाहिए अगर मुझे एरिया निकालना है। तो इज देयर एनी वे टू फाइंड दैट एरिया, दैट थर्ड साइड? यस, बिकॉज आई हैव सम ऑफ 3 साइड्स एज 42, जिसमें एक साइड है 18, एक है 10 और थर्ड साइड C। विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C as क्या आ जाएगी? 14। तो आई राइट 14 है। तो आप ये शो भी कर दिया, वो क्यों निकाला हमने थर्ड साइड को वो भी क्लियर हो गया, बिकॉज मुझे फॉर्मूला में वो नंबर चाहिए था और मुझे पता है, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ये आएगा। सो यहां से 21 √11 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। 21 √11 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखो मुझे यहाँ 21 दिखा, मैंने इसको फैक्टराइज नहीं किया, ये और 3 और ये 7, ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं? 21। फिर बाहर आ गया। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आता तो हम उसको फैक्टराइज करके फिर देखा था। क्लियर हो गया इतना हमें? अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करें। दिस इज सेम एज एग्जांपल 3। सानवी समझ में आ गया? सबने लिख लिया था क्वेश्चन 4? कोई रहता है करने वाला? लिख लिया ना? क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are 12:17:25 रेशियो में है, और पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। दिस इज सेम एज एग्जांपल 3, जैसा एग्जांपल 3 में किया था वैसा ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे?
लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स x नहीं होता, लेट द साइड्स बी इक्वल टू 12x, 17x, 25x। जो ये x होता है ना, ये कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो गया। जैसे कि एक फ्रैक्शन है 12/15, आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा और ये बन गई 4/5। अब एक फ्रैक्शन है 20/25, इसकी भी लोएस्ट फॉर्म क्या बनती है 4/5, बट 12/15 इज नॉट इक्वल टू 20/25। नंबर वाइज दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, नंबर वाइज आपस में इक्वल नहीं है। कैसे कि अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ कि मैंने एक केक का, या मेरे पास जो मैं एक कोई भी चीज बना रही हूँ, कोई भी एक मिक्सचर ले रही हूँ, कोई भी केमिकल मिक्सचर किया मैंने, एक रेशो रखी 12:15, राइट, और दूसरी रेशो है 20 कप्स ऑफ वन, 25 कप्स ऑफ अदर। दोनों में फर्क आ जाएगा, समझ में आ गया। इसमें मेरी क्वांटिटी क्या बन रही है 27 लीटर्स, और इसमें मान लो अगर मैं लीटर्स में ले रही हूँ या कप्स कह रही हूँ, इसमें क्वांटिटी क्या बन रही है 45 कप्स। इसका मतलब क्या हुआ है, मेरी कॉमन फैक्टर एक नंबर जो था रेशियोज में वो चेंज हुआ है। समझ में आ गया। व्हाट आई मीन टू से इज नंबर वाइज एक्चुअल वाइज सेम नहीं होते। Why I take 12x, 17x, 25x because I don't know इनमें कॉमन फैक्टर, ये मल्टीप्लाई किससे हुए थे नंबर, इनमें कॉमन नंबर कैंसिल कौन सा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैंने लिखा उसे let the sides be 12x, 17x, 25x. Now do I have any information to find out about this value of x? तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540, इसका मतलब 12x plus 17x plus 25x is equal to 540। यहां से ऐड किया, क्या बन गया ये 54x is equal to 540। अच्छा, मैं तो x को कह रही थी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो कितना निकला 10। मतलब कि साइड्स, एक्चुअल साइड्स क्या बन गई है ट्रायंगल की, देयरफॉर द एक्चुअल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कितनी लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इन तीनों को यूज करके कैन यू फाइंड द एरिया। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स आपको पता है, आपको क्या यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c, और s को हम क्या लिखते हैं a plus b plus c by 2। तो s is 540 by 2 which is equal to 270। तो स्क्वायर रूट ऑफ 270 minus 120, 270 minus 170, 270 minus 250। बिल्कुल, जितना जैसे समझ में आता है, जैसे मुझे यहाँ पर क्या समझ में आया, पहली बात तो आई ऑलवेज सेपरेट जीरोस। यहाँ पर ना मैंने इसको देखा, मतलब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है। आई सी इट एज 27 into 10, 15 into 10, 10 into 10, 2 into 10। तो पहली बात तो 4 जीरो है अंदर, मतलब 4 10s है, तो एक 100 बाहर आ गया। समझ में आ गया। तो नाउ यू हैव 27, 15, 10 and 2। पहले मैं जीरोस को सेपरेट कर लेती हूँ क्योंकि वो सबसे इजी है। अंदर 10,000 बन रहा था, स्क्वायर रूट में बाहर आया तो वो 100 हो गया। अब जो अंदर नंबर्स है ना, उसको फैक्टराइज करना आसान है, वरना 10 लेकर ना एक 5 और 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर ना वो फैक्टराइज करने के कोई मार्क्स नहीं देने वाला, आपको सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस के, फॉर्मूला के और फर्दर फाइनल आंसर के मार्क्स मिलेंगे। अब आप ये 4 स्टेप्स में सॉल्व करो या एक में करो, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाले। आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ये चीज लिखी है, ये चीज कैलकुलेट की है,
उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद डायरेक्टली भी सी, ठीक है, इन बिटवीन के कैलकुलेशन छोड़कर देखो और बताओ आंसर सही निकाला है कि नहीं। समझ में आ गया? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको आगे मैंने लिखा है 100 स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2। तो ये 100 तो ऐसे ही रहा बाहर, 27 को लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को लिख लिया 3 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 2। इतना क्लियर हो गया? सो दिस इज इक्वल टू 100, यहां से 3 2 है, ठीक है, तो ये दोनों बाहर आ गए। फिर आई कैन सी 5 ऑल्सो, वेरी गुड, और ये 2 ऑल्सो, परफेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। तो 9 यही आ गया, वेरी गुड, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड एवरीवन? हर जी समझ में आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, ऐसे लिख लिया, बिल्कुल। तो ध्यान रखना है, आपने सेमी पेरीमीटर लेना। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। वेडनेसडे को टेस्ट है आपका नंबर सिस्टम का, ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल, ठीक है, मतलब ऐसा होगा, ये दो साइड्स इक्वल, कोई भी दो, और एक थर्ड साइड अनइक्वल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें तीनों साइड्स को जब सम करती हूँ तो पेरीमीटर आता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की या बी की? ए कितनी दी हुई है? 12। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरे पास जो अनइक्वल साइड है वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? आज समझ में आ रहा है बच्चे? कल क्लास मिस हुई थी आपकी, है ना? हर जी समझ में आ रहा है? अब एक ट्रायंगल, चाहे वो आइसोसेलेस हो, हाँ जी, और इक्विलेटरल हो, तो इफ आई हैव ऑल द 3 साइड्स, उसमें मुझे क्या है, फाइंड द एरिया। सो कैन आई फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ठीक है, अगर मैंने इसको नेम दे दिया एबीसी, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखोगे एज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट में है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो एस हमारे पास आ गया 30/2 विच इज इक्वल टू 15। So this is equal to 15 into 3 into 3 into 9. ये आ गया 9 square root of 15 square centimeters. This is the answer. चलो, अब इसमें ना मैं आपको एक चीज करवाती हूँ जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट देखो, पेपर को लिया या पेपर के बाद ही करो। चलो ऐसा करते हैं, आगे स्टार्ट कर लेते हैं, या अभी लिख लो। चलो लिखो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, और ये एक तरह से आपका ना फर्दर हीरोन्स फार्मूला तो सब अप्लाई कर लेंगे। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हो गए हीरोन फार्मूला का, और 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैच किया हुआ उसके साथ, तो वो कैसे आगे फर्दर यूज होता है। आपको दिया हुआ है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की ये साइड्स दी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, एक है क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन। हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन है, इसी चैप्टर में से है। इसको सॉल्व कैसे करना है,
देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला हमने किया था क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आज मैंने आपको 9th क्लास में आकर, इतने सालों से आप ये वाला फॉर्मूला कर रहे हो, 9th में आकर मैंने सिंपली आपको कह दिया कि नहीं नहीं ये तो होता ही है, एक और फॉर्मूला है ना। मतलब पहली वाली सारी पढ़ाई खराब, गलत हो गई? नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, हमें दिया क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं, राइट। मतलब कि अगर मैं किसी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर यूज करूंगी हीरोन्स फॉर्मूला, दोनों का आंसर सेम होगा। बस इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को बेस करती हूँ, दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच आई से न्यूमेरिक वैल्यू सेम है दोनों की। जो मुझे नंबर यहां से मिलेगा वही नंबर यहां से मिलेगा, समझ में आ गया। तो अगर मुझे 3 साइड दी हुई है ट्रायंगल की, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? यस, निकालो। हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो पहले मैं निकालूंगी एस विच इज इक्वल टू 12 प्लस 17, हाँ जी, इज इक्वल टू 31 प्लस 25, नहीं 29 प्लस 25, 54 हो गया। 54/2 विच इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 27, 27 माइनस 12, 27 माइनस 17। पहले क्वेश्चन ये करके आ चुके हो बस, बिल्कुल सेम है, और वो जानकर दिया है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर बन के आता है। 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट। तो ये जब आपके पास आएगा ना तो आ जाएगा 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद भी सर जी समझ में आ गया था आपको? यस मैम। लिख लिया सबने? सॉल्व हो गया? चलो, तो मेरे हीरोन्स फॉर्मूला ने ना इस ट्रायंगल के पूरे मतलब एक नंबर को हमें एक डेफिनेट नंबर दे दिया, इस एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को एक नंबर दे दिया। और मुझे पता है कि ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कैन आई नाउ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना कि अब मैंने क्यों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को कहा, क्योंकि जो मैं एरिया निकाल सकी वो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकी, और उसके आ गया 90। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। अच्छा, ऑल्टीट्यूड तक तो सही था कि कोई भी एक नंबर निकाल दो, अब ये लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? 3 साइड्स दी हुई है मुझे, 12, 17 एंड 25, है ना। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 25, इसको मैं लॉन्गेस्ट साइड कह दूंगी, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? 12, इसको हमने बोल दिया शॉर्टेस्ट। अब ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो सकता है? कोई भी, 12, 17, 25। हाइट भी, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 नंबर आ सकते हैं। मुझे कहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। अब इस क्वेश्चन को ना ट्रायंगल के एरिया से कम एक सिंपल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से देखो। हाफ तो सब में सेम ही रहेगा, है ना। एक है मेरे पास बेस और एक है हाइट, और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए? 90। मुझे हाइट को क्या रखना है? सबसे बड़ा, लॉन्ग, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 90 भी हो सकता है ना। तो जब मैंने अगर हाइट को 90 रख दिया तो साथ में बेस का नंबर क्या बन गया? लेट मी से इसको मैंने 90 में रखा। हाफ को भी अगर हम भूल जाते हैं, मैं कह रही हूँ दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 90 है, इस नंबर को सबसे बड़ा करना है, तो आपने कहा इसको 90 रख लो, तो बेस क्या हो गया? 1। बेस क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। अगर मैंने प्रोडक्ट में एक नंबर को बड़ा कर दिया एंड आई नीड ओनली होल नंबर्स और द गिवन नंबर्स जो मुझे दिए हुए हैं, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो अगर मुझे कहा गया है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, अगर मुझे कहा गया है लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो वो किसको ड्रॉ होगा? टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो एक रूल ये याद कर लो, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड। लिख लो इसको, बस इसमें यही चीज याद रखनी होती है, longest altitude
is always drawn to the shortest side. ये लॉजिक है इसके पीछे पूरा. अगर ट्रायंगल्स में वो चैप्टर हमें डिलीट नहीं हुआ ना, वो पोर्शन ट्रायंगल्स में, तो आप सीखोगे उसको. लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड. लॉजिकली हमारा मैथ्स का अरिथमेटिक भी यही कहता है कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट को हमने फिक्स कर लिया. अगर एक को बहुत बड़ा करना है तो दूसरे को छोटा करना ही होगा. और इसी लॉजिक से हमारे ट्रायंगल्स में भी फिट होता है. बिल्कुल जब आप शेप्स में लेकर जाओगे तो फिट होगा. आप एक्चुअल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्ट करना, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना, तीनों ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेना. आपका जो 12 को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा ही होगा. ठीक है. वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. तो कल आपको कहा जाएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड पे करेंगे. ठीक है. तो इसलिए लिखना वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. तो अगर मैंने तो आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है ना, तो उसने कहा होता ना फाइंड द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो आपको पता है कि आपको बेस कौन सा लेना है. या फिर कहा जाता है इस क्वेश्चन में फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू साइड 17 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब आपका बेस क्या हो गया? 17 सेंटीमीटर. समझ में आ गया ना. तो ये तीन ही चीजें, ट्रायंगल में तीन साइड है, एक सबसे बड़ी होगी, एक सबसे छोटी होगी, है ना, या दो इक्वल हो सकती है ना, और एक आपकी जो इन बिटवीन साइड रहेगी वो होगी. तो आपको तीनों तरह से मैंने क्वेश्चन बता दिया कैसे आ सकता है. अब आते हैं, इतना सब हमने बोल लिया है ना, इतना सब मैंने बोल दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे यार, एरिया मेरे पास है 90, हाफ. बेस कौन सा लेना है? बिकॉज आई नीड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, आई टेक द शॉर्टेस्ट बेस विच इज 12. और फिर हाइट के लिए आई से प्रोडक्ट इज 90. आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है. हाइट कितना आ जाएगा? 15 centimeter, and that is the longest altitude of this triangle. अगर आपका बाकी सब सही रहा, मतलब जो पीछे चलता आ रहा है ना वही रहा 2 साल से, तो ये क्वेश्चन एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है, राइट. कि अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल्स अगर हमें नहीं हुए इसी चैप्टर, तो यूज हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है. वो भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिर भी इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करना आ जाता. और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज डिफिकल्ट लगती है, वो है जब आपका आंसर स्क्वायर रूट्स में हो. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था 6, इसका आंसर क्या था एरिया का? 9√15. चलो लिखो. अगर मान लो मैंने आपको यही दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स, साइड से निकली थी 12, 12, 6 सेंटीमीटर is 9 square root of 15 square centimeters. Find the altitude drawn. Altitude drawn भी लिखा होता. Find the altitude to the side 6 centimeter. कुछ नहीं करना. ठीक है. आपको पता है एरिया क्या है? 9 स्क्वायर रूट 15. उसने ऑल्टीट्यूड निकालने को कहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. फिर उसने मुझे कहा है कि ऑल्टीट्यूड कौन सा निकालना है, जो कौन सी साइड हो, 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ हो. तो बेस आपका 6 है, यहाँ पे आपने ऑल्टीट्यूड लिख दिया, ये आ गया 9√15, ये 3 और ये 3. तो ऑल्टीट्यूड आपका क्या हो गया? 3√15 सेंटीमीटर. दैट्स इट. कंफ्यूजन क्या होते हैं? हाईएस्ट स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, आई इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करके कुछ नहीं करना. उसने कहा ऑल्टीट्यूड निकालो, निकाल दिया. अगर उसने कहा होता √15 को भी यूज करके निकालो, तो आप वो भी कर देते, है ना. स्क्वायर रूट्स के निकालने आते हैं हमें, भूल गए? याद करवा देंगे, कोई बात नहीं. ठीक है. तो कभी अगर कहा जाए कि इसको फर्दर पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो या तो आपको स्क्वायर रूट दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो आपको उसको अप्रोक्सीमेट करना है. आता है ना स्क्वायर रूट निकालना. 9th में कभी सीखा था हमने, 8th में हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, है ना. तो वो हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे. आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा. तो कंफ्यूज नहीं होना है. मुश्किल पता है क्वेश्चन में क्या आती है कि आपने एरिया पूरा सॉल्व कर दिया, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 में किया, और ये एरिया बनकर आ गया. उसने कहा है फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स, टू एनी ऑफ द इक्वल साइड्स.
ठीक है ना। तो हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार एरिया तो 9√15 है, तो उसको अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे नंबर्स में सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसा ही हो। तो अगर मुझे वो कहा गया तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ इंटू 12 इंटू हाइट इज इक्वल टू 9√15। दैट्स इट। ये आ गया 6, हाइट क्या हो जाएगा 9√15/6, ये कैंसिल हो जाता है, 3/2√15 सेंटीमीटर। दैट्स इट, बस खत्म काम। समझ में आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करना ना करना आपकी मर्जी है, पर ये आंसर आपका आ गया तो काफी है, राइट। तो ओनली डिफिकल्टी इज जहां पे स्क्वायर रूट दिए होते हैं ना, हमें लगता है पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं है, वो एक नंबर ही दिया होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज अ नंबर, वो कोई वेरिएबल नहीं है। आपका आंसर इतना जायज है, इतना वैलिड है, राइट। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने बेस लिया था 6, यहाँ बेस लिया था 12। मैंने कहा था ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू एनी ऑफ द इक्वल साइड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्विस्टेड फॉर्म में आपने देखना, बेस आपको क्या दिया हो तो बेस अपना वही ले लोगे। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड का है तो शॉर्टेस्ट बेस, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड का है तो लॉन्गेस्ट। तो कभी कभी लिखते हैं फाइंड द ऑल्टीट्यूड टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो जब सबसे बड़ा नंबर होगा वो ले लोगे, बस दैट्स इट बेस में। दैट डिपेंड्स, आपकी वो इंग्लिश है बस और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, कल तक नहीं, ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है ना, हाँ परसों तक के चैप्टर, 1-2 दिन और लगेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आराम से पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये रिवाइज करते रहेंगे पीछे। चलो एग्जाम्पल 4 पढ़ो पहले, कोई बोलेगा, पढ़ो, कौन पढ़ेगा, बोलो। एक मिनट आराम से। कभी भी ना क्वेश्चन को एक मतलब मुझे किसी ने चीज माय फादर यूज्ड टू टेल मी, कभी कुछ समझ नहीं आता ना तो एक लाइन में मत पढ़ा करो, उसको छोटी छोटी फ्रेजेस में पढ़ा करो, राइट। मैथ्स में भी ये होता है, हम पूरी चीज को पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं कुछ समझ नहीं आया। तो होता है, whenever I also read a question in like one go, कुछ समझ नहीं आता, फिर हम उसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो पहले उसने मुझे कहा है that she has a triangular field, एक ट्रायंगल बना लो, उसकी साइड्स आपको दी हुई है, क्या है बोलो, 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर। हाँ जी, अब आगे पढ़ो। हाँ यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे उसने क्या ग्रो करना है, वीट। अब इसी के साथ एक उसने अलग से एक प्लॉट और लिया हुआ है, ट्रायंगुलर वाला ही है, और वो एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्या होता है, साथ साथ हो, बिल्कुल साथ हो, है ना। एक हमारा जो साइड है या एक दीवार जो होती है वो कॉमन होती है। तो इसमें यहाँ पर उसने कहा है तीनों साइड्स उसकी दी हुई है दूसरे वाले ट्रायंगल की, कौन सी एडजेसेंट होगी, कौन सी साइड दोनों में कॉमन होगी, 240। आइल क्लियर है इतना, है ना। कौन सी साइड कॉमन है, 240। तो वो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, ऐसा आ गया, है ना। उसमें साइड्स कौन सी दी हुई है, एक है 320 और एक है 400, यही दिया हुआ है, राइट। तो शी वांट्स टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। हाँ कोई बात नहीं, कोई मर्जी शेप आ जाए। रेक्टेंगल वो तो सिर्फ आप एक शो कर रहे हो, अल्टीमेटली ये क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, 4 साइड ही बनकर आ रही है। जो 240 है वो क्या बन गया इस क्वाड्रिलेटरल का। अगर आप देखो ना यहाँ पर इस फिगर को, ये 4 पॉइंट्स को देखो, तो आपको ये 2 ट्रायंगल दिखने बंद हो जाएंगे और क्या दिखेगा, एक क्वाड्रिलेटरल। आई विल नॉट से रेक्टेंगल बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। पहली बात तो रेक्टेंगल है ही नहीं, नंबर्स को देखने के बाद ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, है ना। तो वो चीज हम नहीं कहेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। तो जो ये 240 है ये क्या बन गया इसका, डायगोनल। समझ में आ गया, दिस इज अ डायगोनल। So she wants to grow potatoes and onions. हाँ जी, she divided the, आगे पढ़ो। She divided the field in 2 parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and give potatoes in 1 part and onions in another part. अब उसने कहा है इस फील्ड को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कैसे, by joining the midpoint of the longest side। longest side तीनों में कौन सी है, 400। 400 का उसने मिड पॉइंट लिया, ये लिया होगा मिड पॉइंट,
इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से उसने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक में उसने रख दिए पोटैटोज, एक में उसने ग्रो कर दिए अनियंस, ठीक है, ऐसे उसने डिवीजन कर दिया। अब उसने कहा है हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स, वो बाद की बात है, यूनिट को हम बाद में देखेंगे। हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, potatoes and onions. So if I now name this as A, B, C, ये D और ये E, तो आप मुझे बता सकते हो एरिया यूज्ड फॉर व्हीट क्या होगा? हाँ, कौन सा निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, समझ में आ गया। एंड एरिया यूज्ड फॉर पोटैटोज, अनिल बताओ पोटैटोज में कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं मुझे फॉर्मूला नहीं, इन फिगर में कौन सा वाला एरिया लोगे? ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ADE, समझ में आ गया। और एरिया यूज फॉर अनियंस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, समझ में आ गया। ACE बोलो, AEC बोलो, समझ में आ गया ना इतना। अच्छा, अब एरिया निकालना है ट्रायंगल का, या तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या फिर हम क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, डू आई हैव द थ्री साइड्स? क्या क्या थ्री साइड्स कौन सी हैं? 240, 360, 200, तीनों साइड्स हैं। इसका एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया ना, क्या साइड्स है बेटा इसकी? 320, 400 और नहीं 200, सॉरी। हमने क्या किया था? मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेने के चक्कर में यहाँ 200 आ गया, यहाँ पर भी 200 आ गया, है ना। और ये मिड पॉइंट लिया, अब ये थर्ड साइड मेरे पास लेंथ है नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं फंस गई। अच्छा, और यहाँ पर भी अगर मेरे पास साइड है तो है 240, 200 और एक कॉमन साइड जो ये बनी, ये वाली लाइन जो हमने लगाई है, फेंसिंग की है, इसकी तो हमारे पास लेंथ है। चलो, यहाँ तक एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझ सीखना है। पहली बात तो आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हो। पोटैटोज और अनियंस को उसने क्या किया? एरिया को उसने क्या किया है? देखो, शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स, और जब मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, देखो क्या किया उसने। एक ट्रायंगल था, इसको ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। एक साइड दी हुई है इसकी 320, एक दी हुई है 400 और एक दी हुई है 240। इस 400 को मैंने डिवाइड किया 200 और 200 में, और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। पूरे ट्रायंगल में आपके पास तीनों फिक्स साइड्स हैं, 240, 240 और 400, ठीक है। जब आपने ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, साइड के मिड पॉइंट, ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लेट मी से दिस इज ट्रायंगल एबीसी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस फिगर, उसकी नेमिंग पे मत जाना, ये अलग चीज है, मतलब नंबरिंग वाइज दोनों फर्क है। तो ये एबीसी ट्रायंगल है। एडी को क्या बोलते हैं? और कुछ मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, ऑल्टीट्यूड भी नहीं, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड एक ही बात है। और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एंगल क्या बनता है? 90, एंगल 90 नहीं बन रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन, राइट। अब याद आ गया, जो ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना, उसको हम बोलते हैं मीडियन, है ना। अच्छा, 9th क्लास के बच्चे हो, मैथ्स क्लास में बैठे हो, मैथ्स ही पढ़ोगे। कल मैं कहूंगी इंग्लिश की बुक नहीं लेकर आए, तो आप मेरे पे आओगे, मैम इंग्लिश की लेकर आए, मैथ्स की बुक तो लेकर आए। तो ऐसे ही जो मीडियन है ना, वो मीडियन का काम ही करेगा। उसको ऑल्टीट्यूड मत बनाना, उसको ये मत कहना एंगल बाइसेक्ट भी करना चाहिए उसको, है ना। मैं कहूँ नहीं आप 9th के बच्चों 10th की मैथ्स में पढ़ लो थोड़ी, फिर क्या हो गया। ऐसे ही जो मीडियन है, जब मैंने कहा है वो मीडियन है, वो मीडियन का काम ही करेगा, उससे हमने और कोई काम नहीं करवाना, राइट। किस ट्रायंगल में वो मीडियन होता है या नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। अभी आपको पता है मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड पे जाता है, साइड की तरफ जाएगा और बाइसेक्ट करेगा, ठीक हो गया। नहीं करता ना, वही तो कह रही हूँ, नहीं बनाना उसको, उसको सिर्फ मीडियन का काम ही करने देना है, उसने सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करना,
राइट। अब ये प्रॉपर्टी हम पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़कर आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर दिया हुआ है 12, इसके आगे दिए हुए 11 चैप्टर्स, और वो 12 चैप्टर देने का मतलब है कि आप पिछले सारे चैप्टर्स पढ़कर फिर पहुंचो इसके पास, है ना, और हमने वो किया नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आप इसको फर्दर यूज भी करोगे, इसे प्रूव भी करोगे पिछले चैप्टर्स में ज्योमेट्री जब हम करेंगे। मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स a triangle in two parts of equal area. मीडियन हमेशा ट्रायंगल के दो हिस्से करता है। ये पूरा ट्रायंगल था, इसके दो हिस्से कर दिए मीडियन ने। इन दोनों के आपस में रिलेशन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADC if AD is median. अगर AD मीडियन है, वो एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दोनों के एरिया आपस में सेम होंगे, वो ट्रायंगल आपस में सेम नहीं होंगे। सेम होने का, हाँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। उसका मतलब क्या है कि कल मैंने आपको ट्रायंगल दिया, आप उसे फोल्ड कर रहे हो, तो वो आपस में परफेक्टली नहीं जुड़ेगा। नंबर वाइज जितना ए के पास है, मतलब कल मैं पिज्जा स्लाइस लेती हूँ और मैं उसे हाफ कर दूंगी, जितना एक के पास है उतना ही दूसरे के पास है, राइट। पर अगर मैं उसे ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करूंगी तो वो जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता। क्लियर हो गया इतना? तो ये सारी हमारी फर्दर प्रॉपर्टीज होती है कि कहाँ कहाँ ये एक्सटेंड हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो अब अगर मुझे निकालना है एरिया यूज फॉर पोटैटोज या एरिया यूज फॉर अनियंस, तो मैं क्या करूंगी? दिस इज हाफ of area of triangle ADC. अनियंस के लिए भी क्या होगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा। इतना अगर हमें समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन हो गया, और ये सिर्फ अब आपकी कैलकुलेशन ही रह गया। I cannot find the area of triangle ADE because मुझे AE की लेंथ नहीं पता, लेकिन मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ। उसका आधा किया तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पोटैटोज, और उतना ही एरिया अनियंस में आ गया। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन करो, फिर आई रिमेम्बर आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है इस एक्सरसाइज का, वो इंपॉर्टेंट है। 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आज नहीं हुआ तो कल मुझे रिमाइंड करवाना, पहले आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि उसमें निकलता है फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो ये सॉल्व करेंगे अब। हमारे पास सबसे पहले तो एबीसी का एरिया निकाल लो। हाउ मच एरिया इज यूज्ड फॉर व्हीट? निकाल लेंगे। तीन साइड्स है 240, 200, 360। ये लिख लिया सबने, है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में नहीं आया अभी तो इसको सिर्फ लिख लो। इसको समझाना है वो मैं कल समझाऊंगी, वरना आज बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है? 240, then I have 200 and 360. This is area used for wheat. This is to find area used for wheat. ठीक है? इसमें हम पहले निकालेंगे सेमी पेरिमीटर। क्या बन जाएगा बेटा? ये 800/2 which is equal to 400, और फिर हम निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस 400, 400 माइनस 240, 400 माइनस 200, 400 माइनस 360, और यहाँ ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। अब चाहे ये स्क्वायर रूट से पूरा बाहर निकले चाहे ना निकले, आपको इसकी कैलकुलेशंस ही करनी है। ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूंगी? ये आ गया 400 और ये आ गया 160, दिस विल बी 200 और दिस विल बी 40। अच्छा, कैलकुलेशंस जो होती है ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। एक चीज में एक चल गया तो हर बार वो नहीं चलेगा। आपको देखो जैसे नंबर देखना, आई कैन सी 400 है एंड पैरेलल मुझे 200 दिख रहा है। 400 200 में क्या है? 400 को आई कैन राइट एज 2 into 200। मैं इस चीज को रब कर रही हूँ। मैं कैलकुलेशंस को ये नहीं है कि वहां ये चला तो यहाँ पर भी ये चलेगा, है ना? तो मैंने क्या किया? 400 को लिखा 2 into 200, 160 को लिखा 40 into 4। समझ में आ गया? Why I wrote 40? Because I can see a 200, I can see a 40.
अब मैं क्या करूंगी, ये 200 और ये 200, फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 200, ये 40 और ये 40 स्क्वायर रूट से बाहर आ गए 40, और ये बचा 2 और 4, 4 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है 2, अंदर स्क्वायर रूट में क्या रह गया अकेले। तो 9th के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हमें पूरा ही फैक्टराइज करना पड़ेगा कि एक एक नंबर को फैक्टराइज करें, फिर 2 इकट्ठे करें, फिर 5 इकट्ठे करें और फिर बाहर निकालें, राइट। आपको मैंने कहा ना, ये 4 स्टेप्स में करो चाहे 10 में करो, मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं देगा कि बड़ी मेहनत की है बच्चे ने, भाई 1 मार्क और दे दो इसको, ऐसा नहीं कोई करने वाला। अपनी कैलकुलेशंस को अपने लेवल पर लेकर आओ, उसको थोड़ा सा, एंड डोंट से कि मैंने ये किया यही चलेगा हर बार। आप नंबर्स को आपस में रिलेट करो। आई कैन सी अ 200, आई कैन सी अ 400, एंड दैट इज व्हाई मैं माइंड में स्ट्राइक किया यार, उसमें से 200 निकाल लो, उसको बाहर निकाल दो, एक 2 रह गया। देन आई कैन सी अ 40 एंड 160। अब टेबल्स आते हैं यार, 4 into 4 16 होता है, तो 40 और 160 में से मैंने 40 बाहर निकाल दिया, अंदर 4 रह गया, राइट। तो इस तरह से भी कैलकुलेशंस को हम देखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो क्या बन गया ये बताओ, 1600 16,000 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर मीटर्स, हाँ स्क्वायर मीटर्स। हेक्टेयर की बात हम कल करेंगे, कैसे करते हैं उसे कन्वर्ट, ठीक हो गया। अब आप ऐसे ही मुझे निकाल दो पोटैटोज और अनियंस का एरिया। ये तो हमने निकाला कितने कितने एरिया में वो वीट ग्रो करेगी। जब एक्चुअल फील्ड पर वर्किंग होती है ना तो ऐसे ही होती है ना, अप्रोक्सीमेटली जब हम एरिया निकालते हैं ना, कितना प्रोडक्शन हुआ है इस बारी वीट का इतना प्रोडक्शन हुआ है, कहते हैं ना इतना बढ़ गया इतना कम हो गया, वो कैसे निकालते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली यही कैलकुलेशन से निकालते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में हमारे पास साइड थी 240 320 400। आहिल समझ में आ गया बच्चे, पक्का, ठीक, लक्षित आपको, चलो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस जो मैं इतना बोल कर आई हूँ पीछे, है ना, कुछ उसमें कुछ समझ में आता है, क्या करना चाहिए हमें, क्या करेंगे गौतम बताओ। वेरी, चलो मेरा बोलना सफल रहा, है ना, समझ में आ गया, है ना, बड़ी खुशी होती है अपने आप में ना, बड़ा प्राउड सा फील होता है कि जो मैं इतना बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोग को। एंड आई फील आई स्पीक अ लॉट, मुझे लगता है खुद को मैं बहुत बोलती, राइट, है ना, वो तो वो हंस रही है, राइट। सो दिस इज माय एरिया ऑफ द अदर ट्रायंगल इन स्क्वायर मीटर्स, और ये आ गया 240 into 80 into 2, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकालोगे। अब आप मुझे बताओगे व्हाट इज द एरिया यूज्ड फॉर पोटैटोज। हाँ ये 240 into 80 into 2, समझ में आ गया क्या, तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया, इसमें नंबर्स अप्लाई करके कैलकुलेशन घर पे खुद करती है, ठीक है। 240 into 80 into 2, सो दिस इज माय, देखो ना इसमें से 240 बाहर आ गया, फिर ये 80 बाहर आ गया, और ये 2 और 2 स्क्वायर रूट से सभी नंबर्स बाहर आ गए, ये मेरे पास आंसर आ गया। टोटल एरिया ऑफ द अदर फील्ड, जिसको हाफ एंड हाफ में यूज किया उसने, पोटैटोज एंड अनियंस के लिए। सो व्हाट इज द एरिया यूज्ड फॉर पोटैटोज, तो आप लिखोगे हाफ इनटू 2 into 240 into 80, and by default this will also be the area used for onions. तो आपको कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 240 एंड 80, क्या होगा आंसर, 192,192,000 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया बच्चे इतने सबको, चलो